आज जो हम लोगों ने ये छठा मॉक टेस्ट आयोजित किया है, जिसमें आप लोग अभी शामिल हुए हैं, इसके कुछ प्रश्नों का विश्लेषण हम लोग करने जा रहे हैं। इस पेपर में भी, जैसे कि इसके पहले के पेपर्स में, एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया है विभिन्न क्षेत्रों के विषय में तथा क्वेश्चंस के स्तर के संबंध में। कुछ क्वेश्चंस आपको अपेक्षाकृत आसान लगा होगा, कुछ मीडियम डिफिकल्टी के हैं, कुछ काफ़ी कठिन भी है, लेकिन ओवरऑल एक संतुलित अप्रोच रहा है। कुछ क्वेश्चंस के उदाहरण देखिए, इनको भी हम लोगों ने मिश्रित कर दिया है। क्वेश्चन संख्या 5, ये बायोटिक फैक्टर्स के आधार पर इन वक्तव्यों के बारे में बताइए कि क्या ये सही हैं या गलत हैं। ये जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं जैसे हेट्रेसियस, इनको सामान्यतः अंग्रेजी का टर्मिनोलॉजी हिंदी छात्रों के लिए भी जानना आवश्यक है। हिंदी का जो ट्रांसलेशन होता है वो अक्सर इतना जटिल होता है, क्लिष्ट होता है कि उसको समझना भी मुश्किल होता है। इसलिए अंग्रेजी के टर्म्स से आपको परिचित होना चाहिए। अगर आप परिचित हैं तो ये जानिएगा कि हेट्रेसियस जो है, ये दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में संबंध होता है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे का इस्तेमाल होस्ट के तौर पर करता है और उसमें भी बदलाव होता है। ये कंज्यूमर्स पर सामान्यतः लागू नहीं होता है, सामान्यतः नहीं लागू होता है। ये एक अपवाद टाइप का संबंध है। डीकम्पोजर्स जो होते हैं ये मुख्यतः फंगाई होते हैं, कुछ मामलों में बैक्टीरिया होते हैं। यही डीकम्पोज कराते हैं विभिन्न पदार्थों को, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, और फिर उनकी रिसाइकलिंग करते हैं। एक उदाहरण लीजिए संस्कृति का। पूर्व मीमांसा फिलॉसफी के अनुसार इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स, वक्तव्य सही हैं? वेद को ही मुख्य महत्व पूर्व मीमांसा में दिया जाता था। ये स्पष्ट होना चाहिए कि पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट तो एकदम सही है। वैदिक नॉलेज की मान्यता और वैदिक मूल्य, वेद का महत्व दीर्घकालिक। दूसरा नहीं सही है। ये विश्वास नहीं था मीमांसा स्कूल का कि एक ही ईश्वर पर आपका आधार होना, मतलब एक ही ईश्वर के विश्वास तक ही आपको सीमित होना चाहिए। ये सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। कुछ दिन पहले इसरो ने परीक्षण किया है, एक सप्ताह पहले लगभग किया गया है। ये जो परीक्षण हुआ है, इसरो की एक योजना है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाने की। उसकी श्रृंखला में ये पहला टेस्ट था। ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट है भविष्य में अंतरिक्ष लॉन्च के लागत खर्च को कम करने के लिए। अन्य देशों में निजी कंपनियां भी इस तरह का प्रयास कर रही हैं। भारत में इसरो कर रहा है और अच्छी प्रगति हुई है। उसी में पहला स्टेज था ये हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट का, ये पहला चरण था, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें कई तरह की गलतियां हैं, लेकिन सबसे आधारभूत और आसान ये है कि ये हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट के बाद जो यान था वो अरेबियन सी में नहीं, बंगाल की खाड़ी में गिरा। इसलिए बाकी चीज़ों की चिंता मत कीजिए। ये तो मूल गलती यहीं पर हो गई कि ये बे ऑफ बंगाल में आया, न कि अरेबियन सी में। क्वेश्चन नंबर 10, सीबीआई महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि के बारे में अक्सर लोगों को जानकारी नहीं रहती है। सीबीआई की इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा संदेह भी होगा। देखिए, सीबीआई की स्थापना गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार की गई। ये एक दृष्टिकोण से सही है, एक दृष्टिकोण से गलत है। मूल जो संस्था थी एसपीई, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, इसकी स्थापना ब्रिटिश पीरियड में की गई थी। गृह मंत्रालय ने इसको नया नाम दिया सीबीआई का। गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार ये सीबीआई इसका नाम पड़ा। बाद में इसका नियंत्रण कार्मिक विभाग को दे दिया गया।
तो एक दृष्टिकोण है कि सीबीआई संस्था तो पहले एसपी थी, उसकी स्थापना कहां से हुई, लेकिन कम से कम उसका नामकरण, उसका जो वर्तमान स्वरूप है ये गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा हुआ, इसलिए इसको आप सही मान सकते हैं। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। सेकंड स्टेटमेंट में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, ये गलत है। सीवीसी की स्थापना संथानम कमेटी के अनुशंसा पर हुई थी, प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर नहीं। 14वां क्वेश्चन, आर्थिक समृद्धि का सामान्य मतलब होता है देश के राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। इसमें कोई संदेह नहीं आपको होना चाहिए। और यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने टर्म यूज़ किया है रियल, वास्तविक उत्पादन में वृद्धि, नॉमिनल नहीं। नॉमिनल का मतलब मूल्य के दृष्टिकोण से वृद्धि होना। रियल में आप मूल्य को ध्यान में नहीं रखते हैं, आपका फोकस होता है वास्तविक उत्पादन, कीमत के परिवर्तन को करेक्ट कर दिया जाता है। तो ये वास्तविक उत्पादन की वृद्धि को हम लोग ग्रोथ मानेंगे। दूसरा जो स्टेटमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, ये आपको परिचित होना चाहिए कि आर्थिक विकास बहुआयामी है। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन की बातें आती हैं, समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति में सुधार की बात आती है। इसको सरल जीडीपी से नहीं नापा जा सकता है। ये ग्रोथ के लिए ठीक है, डेवलपमेंट या विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट को गलत मानिए। 18वें प्रश्न में जो पर्यावरण से संबंधित है, इसमें हमारा पर्पस है कि टर्मिनोलॉजी से ही आपको समझ जाना चाहिए था कि साइकिल से ये रिलेटेड है। नाइट्रिफिकेशन, एमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये सब टर्म्स थोड़ा बहुत भी आप सोचिएगा तो ये नाइट्रोजन पर आधारित है। नाइट्रोजन जोड़ना, नाइट्रोजन हटाना, एमोनिफिकेशन अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को ले आना। ये स्पष्ट आपको होना चाहिए था कि नाइट्रोजन साइकिल के संबंध में ही इस तरह की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। 22वां प्रश्न टेक्नोलॉजी पर आधारित था। भारत का 3 चरण का नाभिकीय कार्यक्रम, आपको पता होना चाहिए कि पहला चरण प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित है, दूसरा चरण पहले चरण से प्राप्त प्लूटोनियम पर आधारित है और तीसरा चरण भारत के थोरियम संसाधनों पर आधारित है। यहाँ जो टर्म यूज किया गया है मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब बहुत सीमित मात्रा में संसाधन उपलब्ध होना। भारत में यूरेनियम का संसाधन बहुत ही सीमित रहा है। मुख्यतः सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के जाडूगोड़ा माइन में ही मिलता है। इसी के लिए भारत नाइट्रोजन आधारित कार्यक्रम को बहुत आगे नहीं नेचुरल यूरेनियम आधारित कार्यक्रम को बहुत आगे नहीं ले जा सकता है, क्योंकि यूरेनियम के संसाधन सीमित है। इसके विपरीत थोरियम बहुत प्रचुर है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि प्लूटोनियम का कोई संसाधन भारत के पास नहीं है। प्लूटोनियम तो प्राप्त होता है पहले चरण के रिएक्टर से, ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है। अगला प्रश्न परचेजिंग पावर पैरिटी के संबंध में है, जो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग मानते हैं। इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि इसका यूज जीडीपी की तुलना के लिए होता है। वास्तविकता में जीडीपी की तुलना के लिए नहीं होता है। इसका उद्देश्य होता है विभिन्न देशों में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्रय शक्ति, क्रय क्षमता, और क्रय क्षमता का संबंध उनके आय से, इस तरह के रिलेशन को निकालने के लिए ये परचेजिंग पावर पैरिटी एसेंशियली ये बताता है कि अगर समान वस्तुओं और सेवाओं का एक बास्केट लिया जाए तो उसको खरीदने में विभिन्न देशों में कितना खर्च आएगा, विभिन्न देशों में कितना खर्च आएगा, इस आधार पर विभेद किया जाता है। इसका संबंध आय के स्तर की तुलना से होता है। इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए था, बी नहीं। 32वां प्रश्न जो है, भारतीय समाज दिल्ली सल्तनत के अधीन
इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लोगों को होगा, आपको पता होगा कि इस दौरान उदाहरण स्वरूप स्लेव प्रणाली थी, बहुत सारे दास होते थे। दास में ऐसा नहीं था कि केवल जो मुसलमान जो थे उच्च वर्ग के वही दास रखते थे, हिंदू भी रख सकते थे, भी रख सकते थे। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इस दौरान माना जाता है कि महिलाएं भी तलाक दे सकती थी, पुनर्विवाह कर सकती थी, व्यवस्था काफी डिफरेंट थी। ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। 1 और 3 आपके सही थे। भारतीय संसदीय प्रणाली की क्या विशिष्टताएं हैं, क्या पहचान है? थोड़ी भी जानकारी आपको है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति का नेतृत्व नहीं होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का पद है, ये नाम मात्र का पद है, नॉमिनल हेड है, भारतीय व्यवस्था का संवैधानिक प्रमुख है। ये नहीं आप कहिएगा कि राष्ट्रपति के अधीन ही सरकार चलती है, राष्ट्रपति का नॉमिनल पोजीशन है। ये स्टेटमेंट सेकंड सही नहीं माना जा सकता है। इसके विपरीत फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट पूर्णतः सही है, सामूहिक उत्तरदायित्व। थर्ड, मेजॉरिटी जिस राजनीतिक दल के पास है, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, ओनर टर्म नहीं है, लेकिन बहुमत जिस पार्टी के पास सदन में बहुमत है, हो सकता है गठबंधन के पास हो, लेकिन अगर पार्टी के पास है तो उसी के द्वारा शासन चलाया जाएगा। शासन प्रणाली की जिम्मेदारी पार्टी संभालेगी। इसलिए ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही इस क्वेश्चन में मुख्य लक्षण दर्शाते हैं। इकोनॉमिक्स में अक्सर क्वेश्चन आता है लिक्विडिटी के सिद्धांत से जुड़ा हुआ, तरलता। पिछले साल भी एक प्रश्न आया था यूपीएससी में। उसी सिद्धांत को एक दूसरे रूप में इस प्रश्न में टेस्ट किया जा रहा है। यहां देखा जा रहा है कि आप ये कॉन्सेप्ट किस हद तक समझते हैं। नियर मनी किसको कहते हैं? नियर मनी का मतलब किसी ऐसे प्रकार का एसेट, परिसंपत्ति, जिसको बहुत आसानी से मुद्रा में बदला जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये चौथा चॉइस ही स्पष्ट करता है। नियर मनी मनी नहीं है, स्वयं मुद्रा नहीं है, पैसा नहीं है, वो परिसंपत्ति है, एक एसेट है, जिस एसेट को हम लोग आसानी से मुद्रा में बदल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अमेरिकन सरकार के बॉन्ड्स, लगभग हर देश अमेरिकन सरकार के बॉन्ड्स को बड़े पैमाने पर अपने आरक्षित कोष में रखता है। उसका कारण क्या होता है? अमेरिकन बॉन्ड्स जो है सबसे लिक्विड है, सबसे आसानी से अमेरिकन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को मुद्रा में बदला जा सकता है, डॉलर में आसानी से बदल सकते हैं, इसलिए ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भाग है। उसी तरह के नियर मनी कैटेगरीज देश के अंदर भी होते हैं। सरकारी बॉन्ड भी इस श्रेणी में आ सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत आसानी से मुद्रा में आप बदल सकते हैं। मेजर ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज की संकल्पना का मतलब ये होता है ऐसे एनवायरमेंटल इश्यूज जिनका विश्वव्यापी प्रभाव है, पूरे दुनिया में जिनका महत्व होता है। ये जो हैं कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं, विश्वव्यापी वास्तव में नहीं है। विश्वव्यापी की श्रेणी में आपको मानना चाहिए था। मान लीजिए यहाँ चॉइस होता तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये पूरे दुनिया को प्रभावित करेंगे। ओजोन लेयर पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। ओजोन लेयर का डिप्लीशन, क्योंकि इसके कारण जो अल्ट्रावायलेट विकिरणों की मात्रा बढ़ेगी, ये कोई एक देश या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, विश्वव्यापी इसका प्रभाव है। जैव विविधता की क्षति भी एक सेंस में विश्वव्यापी है। तो इस दृष्टिकोण से आपको निर्णय करना है विश्वव्यापी समस्याओं के बारे में। कुछ दिन पहले कोबरा गोल्ड अभ्यास हुआ था। ये कोबरा गोल्ड अभ्यास नौसैनिक अभ्यास है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि ये अभ्यास थाईलैंड के पास होता है। अमेरिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन अमेरिका में नहीं होता है।
अमेरिका के द्वारा अगर हम लोग कहते तो थोड़ा बहुत सही होता, लेकिन वो भी पूर्णतः नहीं, क्योंकि ये मल्टीलैटरल है, बहुपक्षीय है, बहुत सारे देश इसमें शामिल होते हैं। 2016 में भारत की सहभागिता भी पहली बार हुई, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। लिम्फ का नाम जितना लोगों ने सुना होगा, ये ऑलमोस्ट कलरलेस फ्लूइड होता है। इसमें प्रोटीन कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा आदि के मुकाबले बहुत कम होता है, ब्लड प्लाज्मा में ज़्यादा होता है, इसलिए ये प्रोटीन कंसंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ सही नहीं था। कनेक्टिव टिश्यू की संकल्पना उम्मीद रखता हूँ कि आपने पढ़ी होगी, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की बात लागू होती है। मनी मार्केट, जहाँ पर शॉर्ट टर्म मुद्रा का आदान प्रदान होता है, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट की संकल्पना। ये अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का मतलब हुआ जो रेगुलेटेड नहीं है, जिन पर कानून नियम आदि सही तौर पर लागू नहीं होते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वगैरह का रेगुलेशन नहीं है। चिट फंड्स को रेगुलेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन इंडिजिनस बैंकर्स, मनी लेंडर्स जो होते हैं, जो स्रोफ वगैरह होते हैं उदाहरण स्वरूप, उनके ऊपर अभी भी कोई इस तरह का विनियमन प्रभावी नहीं है। एक एग्जाम्पल हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया का है आपके सामने। CR फॉर्मूला। भारत की स्वतंत्रता जब नजदीक आ रही थी और जब भारत के विभाजन का मसला बहुत गंभीर बन रहा था, तो तरह तरह के प्रयास किए जा रहे थे कि विभाजन से बचा जा सके, किसी तरह से देश की एकता रखी जाए, एक सहमति बनाई जाए विभिन्न पक्षों के बीच में। इस दृष्टिकोण से कोशिश हो रही थी। CR फॉर्मूला में ये नहीं कहा गया था कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग को छोड़ दे। कहा गया था कि इसके बारे में बाद में निर्णय होगा जनता की इच्छा के आधार पर। तो मुस्लिम लीग को छोड़ने के लिए नहीं कहा गया था। इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल होने की बात कही गई थी, लेकिन समानता का आधार नहीं कहा गया था, इक्वल बेसिस। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही नहीं है, लेकिन पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि CR फॉर्मूला का एक प्रमुख तत्व यही था कि मुस्लिम लीग भी भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करे, इसके बदले में उसकी मांगों का भी सम्मान किया जाएगा। लोगों को मौका दिया जाएगा ये फैसला करने का कि क्या वो पाकिस्तान की मांग के साथ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। CR फॉर्मूला के संबंध में ये उत्तर यहाँ पर सही होगा, जिसमें सिर्फ नंबर 1 को सही ठहराया गया है। मेटलॉइड का कॉन्सेप्ट भी आपने सुना होगा। मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये तो कॉमन होते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स। मेटल्स जिनमें आयनाइजेशन होता है, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पर आधारित होता है उनका केमिकल एक्शन, रिएक्टिविटी। मेटलॉइड दोनों के बीच में आते हैं, यानी जो जिनका गुण न प्योर मेटल के समान न प्योर नॉन मेटल के समान। सामान्यतः अगर आप याद कीजिएगा केमिकल स्ट्रक्चर, तो बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर के ऑर्बिट में, तो मेटालिक गुण ज़्यादा प्रभावी होंगे। अगर 5 या उससे अधिक होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो अब पाइएगा कि नॉन मेटालिक गुण जो होते हैं, गुण्स नहीं कहना चाहिए, लक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन जिस रसायन के बाहरी भाग में होंगे वही इंटरमीडिएट होता है। यहाँ पर आप याद कीजिए, थोड़ा सा अपना नॉलेज यूज कीजिए। सिलिकॉन इस तरह का होता है। सिलिकॉन जो होता है ये इसी तरह का है। 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर की ऑर्बिट में, गुण इसका दोनों के बीच में,
ये सेमीकंडक्टर भी होता है, मेटल्स के समान अच्छा कंडक्टर नहीं, नॉन मेटल के समान खराब कंडक्टर नहीं, दोनों के बीच में। क्वेश्चन 75 में भारत के बजट प्रक्रिया के बारे में आपसे पूछा गया है। बजट की प्रक्रिया क्या होती है? इसका एक भाग तो मैं समझता हूं बहुत ही आसान था, ये सोचना कि सबसे पहले तो बजट पेश होगा संसद में, बाकी चीजें तो स्पष्टता बाद में आएंगी। तो नंबर 5 तो सबसे पहले होना चाहिए। 3 विकल्पों में नंबर 5 ही था, अतः आपको बाद वाले चरणों के बारे भी सोचना पड़ेगा। कुछ लोगों को याद आया होगा कि पिछले महीने जब बजट की प्रक्रिया समाप्त हुई थी तो अंत में वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल पारित हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंस बिल नंबर 3 है, एक ही चॉइस आपको देता है 3 को अंतिम में, 5, 1, 4, 2, 3। बाकी कदमों को नहीं भी आप जानते तो आप इस उत्तर को निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा बहुत और जानना चाहिए अन्य प्रश्नों के संदर्भ में। और वहां पर आपको पता होगा कि बजट पेश होने के बाद सामान्य विचार विमर्श होता है, सामान्य विचार विमर्श के बाद मांगों पर विचार होता है, उन पर मतदान होता है, ग्रांट्स, तब जाके विनियोग विधेयक और अंतिम में वित्त विधेयक पारित होता है। क्वेश्चन 82 में मूलतः हम लोगों ने पूछने की कोशिश की है आपसे इन सिटू एक्स सिटू का विभेद। संरक्षण जो होता है जैव विविधता का, 2 ढंग से होता है। इन सिटू, जहां जैव विविधता पाई जाती है वहीं पर संरक्षण। एक्स सिटू, उस जगह पर नहीं जहां जैव विविधता पाई जाती है, कहीं और एक विशेष सुविधा का निर्माण करके आप जैव विविधता के संरक्षण की कोशिश करते हैं। ये आसान है देखना कि बोटेनिकल गार्डन, जू, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब कृत्रिम तरीके हैं, ये प्रकृति के अंदर नहीं है। इन सिटू प्राकृतिक होता है, प्रकृति का इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स, इस तरह की चीज़ों को इन सिटू कंजर्वेशन माना जाता है। ये माने जाएंगे एक्स सिटू, बाहर, मूल स्थान से बाहर ले जाकर उनका इस्तेमाल करना। आर्ट सिनेमा की संकल्पना, अवांट गार्डे एक मूवमेंट था इंटरनेशनल, उसी का प्रभाव इंडिया में भी पड़ा था और इसकी शुरुआत मानी जाती थी पश्चिम बंगाल से। बंगाल इन मामलों में सबसे प्रगतिशील, सबसे इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड राज्यों में उसकी गिनती होती थी। आज की स्थिति बहुत अलग है, एक जमाने में ये स्थिति थी। सत्यजीत रे ऐसे फिल्म मेकर्स पश्चिम बंगाल से ही आए थे, तो ये फिल्म मूवमेंट का ओरिजिन बंगाल में हुआ था। बाद में महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में असर पड़ा था। बॉम्बे या बॉलीवुड पर तो इसका प्रभाव बहुत ही बाद में, बहुत सीमित। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट एकदम गलत है। ये विदेशी प्रभाव इसमें काफी था, ये रिजेक्ट नहीं करता था। मैंने सबको समझाई कि अवांट गार्डे जो मूवमेंट था उसी का असर इंडिया के आर्ट सिनेमा पर भी पड़ा था। क्वेश्चन 87 बेसिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा था। कंपाउंड, मिक्सचर आदि का विभेद। मिक्सचर, मिश्रण, विभिन्न पदार्थों का गैर रासायनिक रूप होता है। यहाँ गैर रासायनिक का मतलब क्या हुआ? आपने 2 पदार्थों को लिया, मिला दिया, उन पदार्थों के बीच कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं हुई, केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। ये प्योरली भौतिक मिश्रण है, भौतिक मिश्रण की श्रेणी में है। केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट, सॉरी क्वेश्चन 2 नहीं, सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखिए तो एयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एयर मिक्सचर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हेट्रोजीनस का मतलब होता है जिसके विभिन्न क्षेत्रों के बीच आप विभेद कर सकते हैं। एक सैंपल आप लीजिए तो उसमें कुछ अलग टाइप का मिले, दूसरे सैंपल में अलग मिले। ये एयर के मामले में सही नहीं साबित होता है।
एयर अपेक्षाकृत होमोजीनस मिक्सचर है इन गैसियस सब्सटेंसेस का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर वगैरह का। उनकी उपस्थिति अलग अलग मात्रा में हो सकती है, लेकिन जो रहेगी अपेक्षाकृत होमोजीनस रहेगी। क्वेश्चन 92 कुछ हद तक एक सब्जेक्टिव व्यू की भी बात कर रहा है, लेकिन इन चीज़ों की चर्चा अक्सर न्यूज़पेपर मैगजीन में आती है, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। भारत में क्या लाभ है? अगर आप इनको पढ़िएगा तो मैं समझता हूँ आप बिना किसी स्पेसिफिक नॉलेज के भी आप समझ जाइएगा कि ये सब चीज़ें कुछ न कुछ हद तक लागू होती हैं, किसी तरीके से लागू होती हैं। स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है भारत में, स्थायी राजनीतिक पर्यावरण, एक स्थायी सरकार की प्रणाली। सरकारें नियमित तौर पर बदलती हैं, सही है, लेकिन प्रेडिक्टेबल तौर पर बदलती हैं, चुनाव के बाद बदलती हैं, कोई सैनिक क्रांति के माध्यम से नहीं। नीतियों को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया गया है, बाजार की क्षमता बहुत है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो कि कुछ ही वर्षों के अंदर में लार्जेस्ट बन जाएगा, उसमें भी युवा जनसंख्या बहुत ज़्यादा। कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस क्यों है? भारत में श्रम व्यय दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी कम है, तो इंडिया कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होता ही है अधिकतर क्षेत्रों में। सभी कारण भारत को लाभदायक बनाते हैं। ऑल ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन जो लॉन्च किया गया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के जो सबसे प्रसिद्ध फिल्में हैं, सबसे महान फिल्में हैं, उनको प्रिजर्व करना, उनके लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। इसका मूल पर्पस ये नहीं है जो इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स में हम लोगों ने दिया है। इसका पर्पस इंडियन फिल्म्स को, जो क्लासिकल फिल्म्स हैं, उनको डिजिटाइज करना, उनको प्रिजर्व करना, उनको उपलब्ध कराना। भारत की जो फिल्म हेरिटेज है, इसको कंजर्व भी करना, जनता तक पहुंचाना भारत के अंदर और बाहर, ये इस मिशन का उद्देश्य है। ये एक जनरल कल्चरल टाइप का नहीं है। विभिन्न प्रश्नों में, और भी प्रश्नों में आपके पास समस्याएं हो सकती हैं, आप आंसर्स को देखिए, मिलाइए। अगर आपको किसी मामले में कोई समस्या होती है तो आप हम लोगों से सूचना मांग सकते हैं। आज के बाद 63 दिन बचेंगे सिविल सेवा की फाइनल नहीं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए। इन 63 दिनों के लिए अपनी योजना को बेहतर कार्यान्वित कीजिए, ऐसा प्रयास कीजिए कि एक एक दिन आपके लिए लाभदायक हो। हम लोग का टेस्ट सीरीज कंटिन्यू करेगा। फ्यूचर के टेस्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो और प्रासंगिक बनाए जाएंगे परीक्षा के निकट आने के साथ ही। धन्यवाद।